हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। इसके पहले हम लोग 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के, यानी कि एक पार्ट में हम लोग 63 क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, जो राजनीति विज्ञान से संबंधित थे, जो टीजीटी पीजीटी एलटी में जीआईसी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। कि हम लोग 4 पार्ट कंप्लीट किए हैं जिसमें 63 क्वेश्चन पर पार्ट में हमने, यानी कि एक पार्ट में हम लोग 63 कवर किए हैं। बट आज हम लोग 30 क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में हम लोग 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे सेकंड पार्ट में, यानी कि टोटल मिला के हम लोग 2 पार्टों में कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5। सो प्लीज़ आप जुड़ जाइए। अगर आप एलटी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सो प्लीज़ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट बनाया जाए पॉलिटिकल साइंस से संबंधित या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण मैटर हो तो आपके मोबाइल पे स्वतः आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, तो थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। और मेरे बोलने से पहले आपको अब क्वेश्चन का आंसर बताना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और मैं प्रयास करूँगा कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, तो मैं इसका जो है व्याख्या भी करने का प्रयास करूँगा, ताकि आपके जो है एक ऑप्शन से, यानी कि एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, कि अनुच्छेद 53 के तहत जो है भारतीय संविधान में संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो संघ की इसको याद रखिएगा, कार्यकारी शक्ति पूछा जा रहा है। ठीक है, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल और चौथा है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाता है। राष्ट्रपति जो होता है आर्टिकल 53 में बताया गया है, आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति का पद बताया गया है, 53 में जो है आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है आर्टिकल 53 में। जबकि 52 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति का एक पद होगा। और अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो 61 में है, आर्टिकल 61 में याद करिएगा, आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति। और आर्टिकल 72 में बता दें क्षमादान दिया गया है, राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 72 में है। तो ये बहुत ही मोस्ट आर्टिकल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको इसको याद रखना है कि आर्टिकल किससे किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन मैंने आपको बताया, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 53 के तहत जो है संघ की कार्यकारी शक्ति का निहित होता है। ये नाम मात्र की शक्ति इसके पास होती है, लेकिन अगर यहाँ पे पूछ ले तो यहाँ पे आर्टिकल ना दे के पूछे कार्यकारी शक्ति का व्यवहारिक रूप कौन प्रदान करता है, तो ये प्रधानमंत्री, यानी कि राष्ट्रपति नाम मात्र का क्या होता है, कार्यपालिका शक्ति नाम मात्र राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कौन यूज करता है, प्रधानमंत्री। यानी कि राष्ट्रपति के नाम से सारी शक्तियाँ कौन यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस राज्य के निकट है, यानी किस देश से संबंधित है? अमेरिका के संयुक्त राज्य से, या फिर कनाडा से, स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से? कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो ये भारत का जो संघीय व्यवस्था है किससे संबंधित है? ठीक है, तो बताना है आपको। चलिए राइट आंसर मैं बताता हूँ, ये कनाडा के संविधान से संबंधित है। भारत का जो है संघीय व्यवस्था किससे संबंधित है, कनाडा से। जबकि न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो अमेरिका से लिया गया है। हमारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और फ्रांस में आपको पता होगा एकात्मक शासन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार उल्लिखित है? बहुत ही ईजी है, कि आपको गलत नहीं होना है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बताने वाला भी हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो देखिए आर्टिकल 32 जो है किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी से, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ऑप्शन ये आर्टिकल 32 में है, 32 में है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसको कहा है, आर्टिकल 32 को, यानी कि अनुच्छेद 32 को कहा गया है। किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और ये भी मैं बता दूं, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, 5 तरह की रीटें निकालता है, 5 तरह की रीटें निकालता है, ये आपको याद रखना है। अब रीटें कौन कौन सी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जब इसे डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा, अच्छे से बताऊँगा, पूरा मतलब विस्तारित रूप से पढ़ेंगे वहाँ पे, जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊँगा या फिर ये क्या नाम की संवैधानिक अधिकार पढ़ाऊँगा, यानी कि मौलिक अधिकार वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पे सारे बताए जाएंगे, कौन से हैवियस कॉर्पस है, क्वारंटो है और मैंडमस है, ये सब क्या है, ये जो है रीटें हैं, कौन निकाल सकता है। तो आर्टिकल 32 के तहत कौन निकालता है रीटें, 5 तरह की रीटें कौन निकालता है, आपका ये एससी निकालता है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट। और इसी की बात, ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बाकी आर्टिकल आपको याद करना है। अब व्यक्ति की धार्मिक की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार की स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल से संबंधित है, ठीक है, 25 से 28। अब व्यक्ति यानी स्वतंत्रता की स्वतंत्रता ये 19 से 22 तक है, ठीक है। अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, ये भी आर्टिकल बताए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छी तरह से, आप वहाँ पे समझ पाएंगे। तो फिलहाल हम लोग पढ़ने 32 के बारे में ये सीखें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा, और इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीटें निकालता है। ये बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता। फिर देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, आप जब अभी मैंने आपको बताया सेम वही क्वेश्चन आपको बताना है, और आप निश्चित तौर पे 100% आप सही ही बताएंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप कुछ अच्छा करें, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरा मनोबल भी ऊपर उठेगा, कॉन्फिडेंस भी ऊपर उठेगा, जिससे मैं पढ़ाने के लिए आपको अच्छे से अच्छे मैटर लाने का प्रयास करता रहूँगा। बाकी अदरवाइज़ मेरी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा गया है, बहुत ईजी है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को कहा गया है, ठीक है। तो ये है, ठीक। मौलिक अधिकार आपको पता होगा, कब कहाँ से कहाँ तक है ये मौलिक अधिकार आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद किस अनुच्छेद से कहाँ तक है, क्योंकि बहुत लोग मैं देखा हूँ कि ये मौलिक अधिकार में कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, ठीक है। इसकी बात हम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नीति निर्देशक तत्व की बात मैं कर दूं, नीति निर्देशक तत्व जो है आपका किस आर्टिकल में दिया गया है, कि नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, ठीक है, 36 से 51 तक दिया गया है नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था कब, किसके द्वारा संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो मैं आपको बता दूं, तो इसमें देखिए क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, वेवेल योजना हो गया, माउंट मिशन। तो कैबिनेट संविधान सभा यानी कि संविधान किस तरह बनेगा उसका गठन के लिए जो एक मिशन बनाया गया था, योजना बनाई गई थी, वो कौन सी योजना कहलाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो योजना बनाई गई थी, मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूँ, 5 का बी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारतीय संविधान की किस तरह होगी, कितनी बैठकें हुई, ये सारी बातें की गई थी, जो कि 1946 में बनाया गया था। कैबिनेट मिशन कब बनाया गया था, 1946 में। इसके तहत संविधान के कुल जो है 389 सदस्य चुने जाने थे, जो कि 296 ब्रिटिश भारत से थे और 93 देसी रियासत से थी इनमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। भारत के लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। भारत में लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, महाराष्ट्र। कौन सा राइट होगा, बी महाराष्ट्र में, यानी कि लोकायुक्त यानी कि लोकपाल जो होता है। जैसे ये लोकायुक्त कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है, ये स्वीडन से लिया गया है। सर्वप्रथम कहाँ, किस देश में स्थापित की गई थी ये संस्था, स्वीडन में स्थापित की गई थी लोकायुक्त की स्थापना। इससे आपका दो क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको अवॉइड मत करिएगा, ठीक है। 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इंडियन पिलग्रिम एक आत्मकथा है जो संबंधित है। एन इंडियन पिलग्रिम किसकी एक आत्मकथा है जो संबंधित है? जयप्रकाश नारायण से है, महात्मा गांधी से है, सुभाष चंद्र बोस से है, या फिर के.आर. नारायण से? किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो एन इंडियन पिलग्रिम किसकी रचना है? ये मैं आपको बता दूं, ये सुभाष चंद्र बोस की रचना है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जो है ये एक आत्मकथा है, एन इंडियन पिलग्रिम। तो ये सुभाष चंद्र बोस की क्या है, आत्मकथा है, याद रखना है। जिसका प्रकाशन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था इसका प्रकाशन। और 1948 में जो है नेताजी जो है पब्लिशिंग सोसाइटी द्वारा हुआ था। इसका प्रकाशन जो है 1948 में किसके द्वारा, नेताजी द्वारा जो है पब्लिश किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इंडियन स्ट्रगल कौन राइट किया है, किसकी बुक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, सरदार भगत सिंह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, शायद इसका ऑप्शन आपको नहीं पता होगा, क्योंकि इंडियन स्ट्रगल जो है इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो है कौन, ये भी तो जानना जरूरी है आपको। इंडियन स्ट्रगल अगर आखिर इसमें से नहीं है तो ये भी तो जरूरी है। अगर मैं ऐसे बता के निकल जाऊँ तो आपके मन में डाउट बना रहेगा। तो इसलिए मैं आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि इंडियन स्ट्रगल जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही पुस्तक है। किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की ही पुस्तक है ये, ठीक है। और इन्होंने 1 दिसंबर 19 को 6 माह में जो है इन्होंने 1921 में इन्होंने इसको लिखा था, क्योंकि वो जब जेल में थे, यानी कि जेल गए थे। तो आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस जो थे अपने जीवन में 11 बार जेल गए थे, 11 बार जेल गए थे। और इसी दौरान उन्होंने लिखा था इंडियन स्ट्रगल। कब लिखा था, जब वो जेल के दौरान गए थे, उन्होंने ही इंडियन स्ट्रगल के बारे में लिखा था। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाता है। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। कब लिखे थे, 1921 में। कितनी बार जेल गए थे, 11 बार जेल गए थे। ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए, जवाहरलाल नेहरू, या फिर एम एन रॉय, या फिर भीमराव अम्बेडकर थे, या फिर एम के गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी थे। सॉरी, चलिए तो बताइए आप कौन सा राइट होता है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन। चलिए मैं बताता हूँ। ये जो है आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाना। 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? ये आधुनिक भारत के पिता, यानी कि और ये भारत में समाजवाद यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रणेता माने जाते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही भारत में जो है लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। ओके 10, तो चलिए देखते हैं 10 में। निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकृत समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक, यहाँ पे विकेंद्रीकृत यानी कि केंद्र मतलब एक ही जगह इकट्ठा, विकेंद्रित मतलब अलग अलग समाजवाद के प्रबल समर्थक कौन माने गए थे? क्वेश्चन नंबर 10 का आपको बताना है। जयप्रकाश नारायण थे, या फिर आचार्य नरेंद्र देव थे, या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, या फिर आचार्य विनोबा भावे थे। तो कौन आपका इसमें राइट आंसर होता है, ये आपको बताना है।
चलिए मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन राइट हो जाता है सी आपका। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को विकेंद्रीकृत समाजवाद के प्रबल समर्थक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में? विकेंद्रीकृत समाजवाद के रूप समर्थक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इनका देखिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछता है, चौखंबा सिद्धांत किसका है? तो अगर चौखंबा सिद्धांत आपसे पूछे, इसी चौखंबा राज्य कहा जाता है, चौखंबा सिद्धांत कहते हैं, तो डॉक्टर राम लोहिया द्वारा दिया गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा जो है चौखंबा सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा था? आचार्य कृपलानी थे, यामिनी राय थे, महात्मा गांधी थे और जयप्रकाश। यहाँ यामिनी राय का मतलब मानवेंद्र नाथ थे, मानवेंद्र राय। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होता है 11 में। तो चलिए मैं बताता हूँ आपका। देखिए सर्वोदय की बात किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। तो आज ये जो है किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा था? तो अगर सर्वोदय से संबंधित क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है सर्वोदय के प्रणेता कौन है, सर्वोदय के समर्थक कौन है, तो ये जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दे दी थी? समाज सुधारक थी, या फिर महिला मुक्ति थी, या फिर जात व्यवस्था उन्मूलन के कारण दिया गया था, या संस्कृत विद्वान होने के कारण दिया गया था? किस कारण दिया गया था पंडिता की उपाधि? किसको? पंडिता रमाबाई को। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होता है आपका? राइट होता है। संस्कृत विद्वान होने के कारण जो है रमाबाई को पंडिता की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, किसकी उपाधि? पंडिता की। इसे साथ में देखिए वो समाज सुधारक भी थी। ऐसा नहीं है कि बस वो संस्कृत की विद्वान थी, वो समाज सुधारक भी मानी जाती हैं। और एक कवयित्री थी, और उन्होंने भारतीय महिलाओं के उत्थान में भी योगदान दिया था, महिला मुक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? ट्रस्टीशिप, न्यास का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं आप लोग। न्यास का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का इंग्लिश है ये ट्रस्टीशिप। तो न्यास का सिद्धांत किसने दिया था ये आपको बताना है। यामिनी राय थे, या फिर अरविंद घोष, महात्मा गांधी, गोखले। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। ट्रस्टीशिप जो रिवाइवल ऑफ फ्री टेस्ट था, इसके सिद्धांत के समर्थक जो हैं कौन माने जाते हैं ट्रस्टीशिप के? महात्मा गांधी, यानी कि न्यास का सिद्धांत। तो इसको जो है उन्होंने ये देखिए संपूर्ण समाज को एक धरोहर के रूप में उन्होंने माना था, और लोक कल्याण के लिए, निजी लाभ के लिए नहीं। उन्होंने कहा था कि देखिए उत्पादन के साधन में सभी का मतलब व्यक्तिगत तो होता है, व्यक्तिगत हो, लेकिन उपभोग के मामले में उपभोग सबका हो, यानी कि सार्वजनिक हो। उत्पादन व्यक्तिगत हो लेकिन उपभोग सार्वजनिक हो। इसी के लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। अगर आपको सॉरी देखिए, अगर गांधी जी से संबंधित आप पढ़ेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है। तो इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस सेट पहली बार कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी अदरवाइज आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके अंदर बना रहेगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको प्रैक्टिस सेट किससे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसे मटेरियल प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप प्रैक्टिस सेट से ही कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की, जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। यह कथन कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक से उद्धृत है? तो कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक में कहा? दार्शनिकों ने तो तरीकों से दुनिया की व्याख्या की थी, मैंने तो उसे बदलने का प्रयास किया। ये महत्वपूर्ण कथन है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो ये कौन सा है ये आपको बताना है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए इसका पहले ऑप्शन में आपको बता दूँ, ऑन ज्यूस क्वेश्चन, चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए ऑन ज्यूस क्वेश्चन, पावर ऑफ फिलॉसफी, थीसिस ऑन फायरवॉक, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। तो किस बुक में उन्होंने ये कहा था कि दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की, जबकि मैंने प्रश्न उसे बदलने का प्रयास किया था। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा 14 का आपका राइट हो जाएगा सी,
थीसिस ऑन फायरफॉक्स। तो देखिए कार्ल मार्क्स की एक थीसिस ऑन फायरबॉक्स ये बुक थी जो प्रसिद्ध थी। दार्शनिकों को विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की, जबकि मैंने प्रश्न उसे बदलने का था। मार्क्स, और देखिए मार्क्स को साथ साथ क्या कहा जाता है, मार्क्स जो होता है प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो मार्क्स को कहा जाता है। और साम्यवाद की अवधारणा किसने लाया था, मार्क्स ने लाया था। ये राज्य के विरोधी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कवर करते हैं। 15 में देखते हैं क्या है। मार्क्स दो व्यक्तियों से प्रभावित था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ कि मार्क्स जो है किन व्यक्तियों से प्रभावित था। हीगल और फेयरबैक्स से, हीगल और प्लेटो से, रूसो और मैकियावेली से। किससे मार्क्स प्रभावित था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। हीगल और फेयरबैक्स से मार्क्स जो था बहुत ही प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है। निम्नलिखित में से जो है पूछ रहा है कि मार्क्स कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण माना है, व्यक्ति को, जनता को, वर्ग को या फिर दल को। ऐतिहासिक परिवर्तन का कारण कौन था, ये आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स के अनुसार मार्क्स ने किसे जो है ऐतिहासिक परिवर्तन का कारण माना था। तो ये माने थे, किसको माने थे, ये माने थे वर्ग को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है, मार्क्स ने ही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है। ये तो मैं तो अभी आपको बताया, कार्ल मार्क्स हैं, ये इसमें कुछ है नहीं है। 18 देखते हैं हम लोग। निम्न से यह किसने कहा था कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है। यह संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात अधिक श्रेष्ठ है। कौन कहा था, बेंथम ने, जेम्स मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने या फिर टी.एच. ग्रीन ने। देखिए इसके पहले का मेरा एक कमेंट आप देखे होंगे, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि एक तरह क्वेश्चन था जेम्स मिल कौन थे और जॉन स्टुअर्ट मिल में आपको अंतर बताना था। तो कौन पिता है कौन पुत्र है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताया था कि कौन पिता है कौन पुत्र है। इसके लिए कमेंट में मैंने आपको बताया था, आपको बताना है कौन पिता है कौन पुत्र है। तो ये पिता पुत्र की संबंध है इसमें, जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल में। ठीक है, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए मैं अभी बताता हूँ इसका कौन पुत्र है कौन पिता है। पहले इस क्वेश्चन का आपको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो किसने कहा कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है, और एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था। बेंथम को जो है उपयोगितावाद का जनक माना जाता है और मिल को अंतिम उपयोगितावादी माना जाता है और प्रथम व्यक्तिवादी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे ना, वो जेम्स मिल के पुत्र थे, और जेम्स मिल कौन थे, पिता थे। किसके पिता थे, जॉन स्टुअर्ट मिल के। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कवर करते हैं। 19 देखिए यहाँ पे दिया, चलिए 19 देखते हैं। जिस राजनीतिक शास्त्र ने सर्वप्रथम राजनीति में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया हुआ है, तो राजनीति की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले कौन है सर्वप्रथम राजनीति, प्लेटो हैं, अरस्तू हैं, मैकियावेली हैं या फिर हॉब्स हैं, कौन है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले कौन हैं, राजनीतिक दार्शनिक में सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले कौन माने जाते हैं, आपके मैकियावेली माने जाते हैं। आपको पता होगा मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंस, द प्रिंस। प्रिंस में ही उन्होंने राज्य शब्द का प्रतिपादन किया है, यानी कि राज्य शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया, प्रिंस मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध बुक प्रिंस में किया है। ठीक है, किस में किया है, प्रिंस में किया है। और देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात बता दूँ आपको। हॉब्स जो है, हॉब्स निरंकुश संप्रभुता के समर्थक माने जाते हैं। निरंकुश
असीमित संप्रभुता के मानक जाते हैं। और अरस्तु को जो है राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। और प्लेटो को राजनीतिक दार्शनिक विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी कि दार्शनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को। और ये क्या थे? आदर्शवादी थे, ये भी आदर्शवादी। और मैकियावेली को मैंने बता ही दिया, इन्होंने राज शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग किया था अपने प्रसिद्ध बुक द प्रिंस में। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो रहे हैं। वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा डियर, बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 कवर करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं जूम आउट कर, ये कथन कारण का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बताना चाहिए, ठीक है। देखते हैं अपने आप को। तो कथन कारण कौन सा सही है, और एक कथन है एक निश्चय है। रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है। रूसो ने कहा एक चिंतनशील व्यक्ति जो है एक दुराचारी पशु है। इसका कारण हो सकता है समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं। क्या ये बात सही है? तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो 20 का आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होता है। तो देखिए रूसो के अनुसार जो है चिंतनशील व्यक्ति की दुराचारी पशु है, यानी कि रूसो ने ही कहा कि पहला व्यक्ति होगा जिसने ज़मीन के छोटे से टुकड़े को लिया और उसने कहा कि यह मेरा है, और उसके इस विचार को और अन्य मूर्खों ने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ ये आपका है, तो इसलिए वह दुराचारी पशु है। ये बात तो सही होती है, ठीक है। समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं। देखिए समान भावनाएं इन्होंने जो है आपको पता होगा कि इन्होंने जो है लोकप्रिय संप्रभुता की बात की थी, ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता की बात की थी। और सामान्य हित की समान संप्रभुता इन्होंने बताया था ना, ठीक है। तो रूसो ने जो है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राजभक्ति की भावना की पुष्टि होती है? कौटिल्य ने कहा, लेनिन ने कहा, हीगेल ने कहा, या फिर माओ ने कहा? किसने कहा कि युद्ध हितकर है, यानी कि युद्ध करना जरूरी है और इसमें देश प्रेम और देशभक्ति की भावना पनपती है? तो ये किस विचारक ने कहा, ये आपको बताना है इसमें से, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट नहीं करूँगा। तो चलिए, तो आपको बताना है कौन कौटिल्य लेनिन है या फिर हीगेल है या फिर माओ है। तो किसने बताया युद्ध जरूरी है? युद्ध नहीं करोगे तो फिर जीत नहीं मिलने वाली है। तो इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाता है 21 का हीगेल ने बताया युद्ध जो है हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राजभक्ति की भावना की पुष्टि होती है, ठीक है। ये हीगेल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार किया? मैकियावेली ने, हॉब्स ने, लॉक्स ने, या रूसो ने? कौन राजनीतिक चिंतक था जो अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया, यानी कि आप कह सकते हैं कि अरस्तु का जो है आलोचना किया? कौन सा विचारक था? तो मैकियावेली हैं, हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है हॉब्स ने ही जो है अरस्तु के राजनीतिक विचारों का इन्होंने ही क्या किया? आलोचना किया, ठीक है। और देखिए अरस्तु का क्या था राजनीतिक विचार जो उन्होंने दिया, वो आगमनात्मक दिया था। आगमनात्मक पद्धति में उन्होंने राज्य को सावयवी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो राज्य को सावयवी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसी, और जबकि हॉब्स जो था यांत्रिक भौतिकवादी था। तो ये पूर्णतः दार्शनिक माने जाते थे राजनीति अरस्तु, और जो हॉब्स था ये भौतिकवादी था। अब तो आपको पता होगा सामाजिक समझौता सिद्धांत जो हुआ था हॉब्स ने, व्यक्तिवादी था, भौतिकवादी भी कह सकते हैं। व्यक्तिवादी जो होगा वो भौतिकवादी होगा ही। हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक थी लेवियाथन, ठीक है। हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी? लेवियाथन थी।
क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादक था। वितरणात्मक न्याय का अग्रज यानी कि सर्वप्रथम वितरणात्मक न्याय को कौन प्रतिपादित किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो 23 का आपको बताना है कौन सा था वितरणात्मक न्याय को प्रतिपादन किया था। प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, रॉल्स कौन थे? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादन किया था। किसका? वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादन किसने किया था? अरस्तु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग, समान इच्छा से अभिप्राय है यथार्थ इच्छा, अधिकांश इच्छा, संपूर्ण इच्छा, वास्तविक इच्छा। यानी कि ये जो रूसो की समान इच्छा है, अभी मैंने बताया था ना, रूसो ने समान इच्छा का प्रतिपादन किया था। इनके संप्रभुता का नाम समान इच्छा था। इनको जो है संप्रभुता नाम से चिढ़ थी, इसलिए इन्होंने समान इच्छा कहा था, अपनी संप्रभुता को समान इच्छा कहा था। तो 24 का कौन सा ऑप्शन होगा? यथार्थ इच्छा थी, या अधिकांश इच्छा थी, या संपूर्ण इच्छा थी, या वास्तविक इच्छा थी, ये आपको बताना है। तो मैं इसका ऑप्शन बता दूं, ये वास्तविक इच्छा थी। यानी कि इनकी जो समान इच्छा थी वो समान हित की समान इच्छा थी। यानी कि ये जहाँ पे सामान्य हित का बात की जाए, लोगों के सामान्य हित की बात करता था वास्तविक इच्छा। यानी कि ये सही इच्छा थी, इसको देखा जा सकता था वास्तविक प्रत्यक्ष चीज़ को, इस इच्छा को, मतलब कि लोग मिल के जो सही होता था, संपूर्ण समाज के लिए जो सही बात होती थी, वही उनकी वास्तविक इच्छा थी। 25 देते हैं, हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का संबंध करता माना, इससे वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन किसका है? बार्कर का है, वेफर का है, विलोबी का है, या क्लेरेंडन का है? तो आपको, हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का संबंध करता माना। ठीक है, हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का संबंध करता माना, इससे वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। तो यह किसने कहा था? चलिए मैं आपको बताता हूँ 25 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो वेपर ने जो है ये कोटेशन कहा था हाब्स के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्न में से किसने स्वीकार किया कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों का प्रवेश किया? किसने कहा था कि स्वीकार किया था व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? हाब्स कहे थे, लॉक कहे थे, रूसो कहे थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं था? तो 26 का आपका राइट हो जाता है लॉक। यानी लॉक ने ही कहा था कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ ही प्रवेश किया था। तो प्राकृतिक अधिकार जो है लॉक ने भी माना था, लेकिन लॉक जो थे संपूर्ण इन्होंने प्राकृतिक अधिकार के अलावा जो है संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया था। यानी कि संपूर्ण जो इन्होंने संपत्ति के अधिकार दिया था उसमें सबसे ज़्यादा महत्व जो है संपत्ति के अधिकार पे दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर जो है आर्थिक बल पे ही एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। हाब्स का मैंने बताया था, इनकी प्रसिद्ध बुक का नाम है लेवियाथन। ठीक है, क्या नाम है? लेवियाथन नाम है इनकी बुक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या था? न्याय से संबंधित, शिक्षा पद्धति से संबंधित, राजनीति से संबंधित, सोफिस्ट वर्ग से संबंधित? तो प्लेटो की जो बुक थी रिपब्लिक वो किस से संबंधित थी, उसका उपशीर्षक क्या था, ये आपको बताना है। 28 का मैं बता दूं, इसका आपका ऑप्शन राइट हो जाता है ए। क्या राइट हो जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाता है, यानी कि न्याय से संबंधित। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या था? न्याय से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, 28 में पूछा जा रहा है आपका कि प्लेटो की निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थक करता था? अरस्तु, हॉब्स, लास्की, या फिर रूसो? असमानता की बात करता था, यानी कि सभी को समान नहीं मानता था। अरस्तु थे, हॉब्स थे, लास्की थे, रूसो थे। तो मैं बता दूंगा आपको, अरस्तु थे। ये असमानता, ये इसका राइट आंसर आपका यही होगा, क्योंकि अरस्तु ने जो है स्वामी को बताया और दास को बताया था। स्वामी और दास दो बताए थे ना, तो स्वामी और दास को अलग बताया था, और उन्होंने दास को जो बताया था जन्मजात बताया था। यानी कि दास जो है राज्य के लिए दास होना
जरूरी है। इन्होंने जो देखिए व्यक्तियों में विभेद किया था, यानी कि इन्होंने अलग अलग बताया था, समानता नहीं प्रदान की थी। व्यक्ति में विभेद किया था, यानी कि व्यक्तियों में भी इन्होंने अंतर किया था, ठीक है। जबकि हाब्स को पता होगा ये निरंकुश संप्रभुता के जनक थे और ये समान संप्रभुता दिए थे, समान इच्छा का अवधारणा दिया था रूसो ने, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 कवर करते हैं। तो देखिए 29 में क्या पूछा जा रहा है, ओके, ये है 29 आपका। तो देखिए 29 में पूछा जा रहा है कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। समाजशास्त्र है, शास्त्रीय उदारवाद है, मार्क्सवाद है, कल्याणकारी राज्य है। तो कौन सा जो है एक राज्य जो है राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। आपको पता होगा कि ये तो व्यक्तिवाद है, बट यहाँ पे व्यक्तिवाद नहीं दिया गया है, व्यक्तिवाद ही मानता था राज्य को एक आवश्यक बुराई। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिवाद का रूप छिपा हुआ है। कहाँ पे छिपा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। शास्त्रीय उदारवाद को ही जो है व्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, व्यक्तिवाद के नाम से जाना था। देखिए शास्त्रीय उदारवाद यानी कि उदारवाद आया, शास्त्रीय उदारवाद आया, नव उदारवाद आया, सकारात्मक उदारवाद आया, इसी तरह जो है। और समाजवाद तो जान ही रहे हैं, मार्क्सवाद, मार्क्स है, कल्याणकारी राज जो है प्रेजेंट टाइम में कल्याणकारी राज की अवधारणा ही विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग कवर करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन यही कवर करेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट करवाने में कम से कम अगर मैं 63 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊँ आपको तो 1 आवर से नियर अबाउट लग जाते हैं, यानी कि 63 क्वेश्चन कराने में 1 घंटे मान के चलिए आपको टाइम देना पड़ सकता है। लेकिन आप इतना टाइम तक वीडियो देख नहीं पाते हैं, जिससे बोरिंग महसूस होने लगती है। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ये जो वीडियो है 2 पार्ट में दिया जाए, ताकि आपको बोरिंग भी नहीं लगे और आप सारे क्वेश्चन को कवर कर ले जाएं, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से मैं इस वीडियो को जो है 2 पार्ट में देने जा रहा हूँ। समाजवाद की अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन निम्न में से किसने, सैलरस का, रसेल का, रॉबर्ट का, बर्नार्ड शॉ का। समाजवाद के अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था। तो 30 का लास्ट क्वेश्चन का आज का ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, बर्नार्ड शॉ ने कहा था, ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने समाजवाद को परिभाषित करते हुए ये कहा था कि समाजवाद का अभिप्राय जो है आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो समाजवाद को परिभाषित करते हुए बर्नार्ड शॉ ने कहा था समाजवाद आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। समाजवाद का अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डियर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।